जब भी हम प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? विदेश से भेजा गया पैसा, है ना? लेकिन क्या हो अगर उनकी असली ताकत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति को बढ़ाने में छिपी हो? आज हम इसी नई कहानी को समझने जा रहे हैं कि कैसे ये वैश्विक समुदाय भारत के भविष्य को एक नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीके से गढ़ रहा है। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मामला रकम से कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है। फिर हम उस पुरानी सोच को समझेंगे जो एक तरफा रास्ता थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक नई सामरिक साझेदारी आकार ले रही है। हम इस पुल में आई दरारों पर भी नजर डालेंगे, भविष्य का ब्लूप्रिंट समझेंगे और अंत में जानेंगे कि ये सब भारत की वैश्विक शक्ति के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रकम से कहीं ज्यादा। और जब हम रकम की बात करते हैं तो ये एक ऐसे आंकड़े से शुरू होती है जो सच में दिमाग चकरा देता है। 138 अरब डॉलर। जी हाँ, ये वो रकम है जो प्रवासी भारतीयों ने हाल ही में सिर्फ 1 साल में भारत भेजी। ये पूरी दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। अंदाजा लगाइए, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये भारत के व्यापार घाटे का लगभग आधा हिस्सा अकेले ही भर सकती है। वाकई में ये एक जबरदस्त वित्तीय ताकत है। ये वित्तीय योगदान बेशक बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि प्रवासी भारतीयों की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित है, तो हम उनकी असली ताकत को, असली क्षमता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पैसे के परे असली कहानी आखिर है क्या? उस असली कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस पुरानी सोच को देखना होगा जो दशकों तक हम पर हावी रही। दशकों तक एक ही शब्द सुनाई देता था, ब्रेन ड्रेन, यानी भारत से प्रतिभा का पलायन, एक तरह का नुकसान, और प्रवासी भारतीयों को सिर्फ पैसे भेजने का एक जरिया माना जाता था। लेकिन अब ये सोच पूरी तरह से पलट चुकी है। अब बात हो रही है ब्रेन गेन की, जहां यही समुदाय भारत के लिए विशेषज्ञता, नए विचार और बेशकीमती अवसर वापस ला रहा है। और यही बदलाव हमें हमारे सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। प्रवासी भारतीय अब सिर्फ पैसे भेजने वाले नहीं रहे, बल्कि वे भारत के विकास में सक्रिय भागीदार, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। तो ये साझेदारी असल में दिखती कैसी है? देखिए, प्रवासी भारतीय अब सिर्फ पैसिव रिमिटर्स नहीं बल्कि एक्टिव वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए हैं। उनके नेटवर्क और उनकी पूंजी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वो ताकत दी है जिससे 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हो पाई हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और बात सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं है। प्रवासी भारतीयों के नेतृत्व में 1700 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज भारत में स्थापित हुए हैं। इसने भारत की पहचान ही बदल दी है। अब हम सिर्फ एक बैक ऑफिस नहीं रहे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने वाले एक फ्रंट ऑफिस बन गए हैं। यह साझेदारी अब हर जरूरी क्षेत्र में नजर आ रही है। विज्ञान और रिसर्च में वैभव फेलोशिप और सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए वे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा में अशोका और प्लाक्शा जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है और यहाँ तक कि भू राजनीति में भी वे भारत की सॉफ्ट पावर को एक नई मजबूत दिशा दे रहे हैं। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के बावजूद सब कुछ एकदम सही नहीं है। इस रणनीतिक साझेदारी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकने वाली कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। इस मजबूत दिख रहे पुल में कुछ दरारें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दरारें कई तरह की हैं। एक तरफ जटिल टैक्स कानून और प्रशासनिक लाल फीताशाही हैं जो निवेश को मुश्किल बनाते हैं। दूसरी तरफ परोपकार के लिए बनाए गए सख्त नियम और दोहरी नागरिकता का ना होना उन्हें पूरी तरह से जुड़ने से रोकता है। ये सारी प्रशासनिक बाधाएं इस साझेदारी की रफ्तार को धीमा कर रही हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए समाधान क्या है? अब हम भविष्य के एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो इस रिश्ते को मजबूत और संस्थागत बनाने का एक स्पष्ट और एक्शन लेने योग्य प्लान पेश करता है। इस ब्लूप्रिंट के कुछ बहुत अहम हिस्से हैं। पहला, एक ग्लोबल इंडियन ढांचा बनाना जो उन्हें यहाँ ज्यादा अधिकार और सुविधाएं दे। दूसरा, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उनके कौशल को भारत की ज़रूरतों से सीधे जोड़ सके। तीसरा, संस्थागत सलाहकार परिषदें बनाना ताकि उनकी विशेषज्ञता का सही इस्तेमाल हो सके। और आखिर में नियमों को सरल और मानकीकृत बनाना ताकि निवेश और सहयोग में लाल फीताशाही की कोई रुकावट न आए। ये सब मिलकर एक मजबूत और सहज पुल तैयार करेगा। और अंत में
ये सब हमें एक बड़े निष्कर्ष पर लाता है। ये मामला सिर्फ एक समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाने तक सीमित नहीं है। ये भारत की राष्ट्रीय शक्ति को नए सिरे से परिभाषित करने के बारे में है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। प्रवासी भारतीय भारत की विकेंद्रीकृत राष्ट्रीय संपदा हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे कोई बाहरी समुदाय नहीं, बल्कि भारत की ताकत का ही एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उन्हें सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव से नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर छोड़ देता है। अगर भारत इस भावनात्मक जुड़ाव को 21वीं सदी के लिए एक गहरी, संस्थागत और रणनीतिक साझेदारी में सफलतापूर्वक बदल पाता है, तो ये वैश्विक शक्ति भारत को कहाँ तक ले जा सकती है? इसकी संभावनाएं सच में असीम हैं।